हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एटॉमिक मॉडल्स पे। एटॉमिक मॉडल्स क्या, तो एटम किस तरह से होगा, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसी को बोलेंगे एटॉमिक मॉडल्स। देखो, एटम्स किसी ने देखा है नहीं, ठीक है। जब इसकी शुरुआत हुई थी एटम किसी ने देखा नहीं था, तो बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि एटम इस तरह से होगा, वो स्फेरिकल होगा कि नहीं, उसमें चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसी को बोलेंगे, उसका मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी को बोलेंगे एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था जिसने एटम्स के अंदर के बारे में सोचा, देखो एटम्स के बारे में सबसे पहले तो हमने देख लिया था कि डाल्टन ने देखा था, लेकिन डाल्टन ने क्या बोला था, एटम इज़ अनडिविजिबल, मतलब इनडिविजिबल, बराबर। लेकिन थॉमसन जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट है, जे थॉमसन, कि जिसने एटम्स के बारे में साइंटिफिकली एटम्स के अंदर के बारे में सोचा कि अंदर किस तरह से इनर कोर क्या होगा, उसके बारे में फर्स्ट जो किसी ने देखा सोचा हो तो कौन होगा, थॉमसन। और उसने अपने तरह से उसको एक आइडिया दिया अबाउट एटम, उसी को बोलेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब देखो क्या है मॉडल, तो थॉमसन ने सोचा कि नॉर्मली जो भी हमारे आसपास कोई नेचुरली अकरिंग प्लैनेट या तो कोई भी है वो स्फेरिकल है, तो उसने भी सोचा कि अगर एटम भी होगा वो भी स्फेरिकल ही होगा। उसने अपने हिसाब से सोचा, इसके लिए उसने कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा नहीं, बस अपनी तरह से उसने सोच लिया। तो एटम्स किस तरह से होगा, तो उसने सोचा कि एटम भी स्फेरिकल होगा, राइट, एटम भी स्फेरिकल होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि चार्ज कहाँ पे हो, हमारे पास टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। तो उसने क्या कहा कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। मतलब क्या, समझो कि ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है पूरा, और यूनिफॉर्मली हर जगह एक जैसा, इस तरह से कि एटम्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, बराबर। अब पॉजिटिव चार्ज को तो बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से ही अरेंज हुए होंगे कि इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को उसने इसी तरह अरेंज किए कि जिस तरह से हर एक साइड पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज मिल जाए। इसका मतलब क्या, अगर आप इसको 4 पार्ट में कटिंग करते हो, या तो 10 पार्ट में करते हो या 100 पार्ट्स में कटिंग करते हो, तो हर एक पार्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि जो एटम है वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट में है। मोस्ट स्टेबल कंडीशन तब जाके बनेगी, देखो स्टेबल कंडीशन तब बनेगी जब चार्ज इक्वल होगा, ठीक है। चार्ज इक्वल होगा तब वो स्टेबल होगा, अगर किसी का भी चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको मोस्ट स्टेबल होना हो तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से अरेंज हुए होंगे कि हर एक छोटे छोटे पार्ट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो मॉडल है, ये जो हमने देखा वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने जो लिया वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये जो मॉडल है वो किस तरह से दिखता है, तो आप वाटरमेलन को ले लो। वाटरमेलन में जो रेड कलर का पल्प होता है वो हमारा समझो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जो सीड होते हैं वो हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो इसीलिए दिस मॉडल इज नोन एज क्या क्या नाम है, एक तो प्लम पुडिंग मॉडल,
राइजिन पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, राइजिन पुडिंग मॉडल भी बोलेंगे और वाटरमेलन पुडिंग मॉडल। अब मॉडल है क्या वो हम देखेंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम possesses spherical shape। देखो, उसने एज्यूम किया था कि एटम कैसा होगा, स्फेरिकल शेप, इन विच पॉजिटिवली चार्ज are uniformly distributed, positively charge is uniformly distributed। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन है कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, जो कि उसको मालूम नहीं था पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है या कुछ और है, लेकिन जो भी है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, तो द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब द इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इलेक्ट्रॉन अरेंज इन सच मैनर, इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि वो एटम को मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे, मतलब कि एटम को पूरी तरह स्टेबल करके दे। फिर से स्टेबल तब होगा जब चार्ज इक्वल होगा। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into it in such manner that it gives most stable electrostatic अरेंजमेंट। ठीक है, तो यही है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से उसमें समाये होंगे कि जिससे वो इट गिव्स मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है। तो पहला तो ये कि थॉमसन ने अपने हिसाब से उसके रेडियस के, एटम के रेडियस की इंफॉर्मेशन दी। तो दिस मॉडल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेडियस ऑफ एटम, और वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर था, जो कि सही था। और सेकंड है, थॉमसन ने ये इंफॉर्मेशन दी कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये भी सही था, ये दोनों इंफॉर्मेशन अबाउट एटम सही थी। तो हम बोलेंगे वो एडवांटेजेस है। अब लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन इसके बाद चालू हुआ। थॉमसन के बाद जो साइंटिस्ट था उसका नाम था रुथरफोर्ड ने अपने हिसाब से अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने 9th-10th में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। तो उसके एक्सपेरिमेंट के जो डेटा थे वो थॉमसन मॉडल से ऑपोजिट थे। तो हम ये कह सकते हैं कि थॉमसन मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रुथरफोर्ड, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और हम इसके बाद वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉपी करो। ओके, तो नेक्स्ट मॉडल है रुथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, अब ये मॉडल को लिखने से पहले हम वो एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि जिससे ये मॉडल आया। वो एक्सपेरिमेंट था रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि अल्फा पार्टिकल होते क्या है, कैसे होते हैं। तो देखो,
अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। देखो हीलियम न्यूक्लियस कैसा होता है, हीलियम न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो प्रोटॉन 2 होंगे, बराबर, न्यूट्रॉन 2 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होते हैं। इसीलिए हीलियम न्यूक्लियस न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करता हूँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, तो बचा क्या, देखो न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब अभी भी हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 4 - 2 यानी कि 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन अब उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब कि इसके ऊपर +2 चार्ज होगा। तो ये जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, वही होते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, तो समझो कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल, अब देखो रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ क्या है, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल नॉर्मली रेडियो एक्टिव मटेरियल में से मिलेगा। तो ये होगा, यहाँ पे हम कोई वो सोर्स रखेंगे, बराबर, यहाँ पे कुछ रखेंगे सोर्स जो होता है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। चलो नेक्स्ट, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। अल्फा पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में निकल सकते हैं, देखो इस तरह से, तो वो तो पहले ही स्कैटर हो गए। तो उसे हमें लीनियर रखना हो तब जाके हम एक लेड की प्लेट रखेंगे। ये हो गई लेड प्लेट, ठीक है। इसमें से होल में से पास होके अल्फा पार्टिकल जो रेडिएशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रखना है गोल्ड फॉइल, गोल्ड की बनी हुई थिन फॉइल, बराबर, ये हो गई हमारी गोल्ड फॉइल। उसके ऊपर हमें बॉम्बार्डिंग करना है अल्फा पार्टिकल को। ये है गोल्ड फॉइल, जिसका थिकनेस अराउंड 100 नैनोमीटर होगा। अब उसके आसपास हमें रखना है स्क्रीन। आप बोल सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट, आप बोल सकते हो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। इस तरह से हमें एक जिंक सल्फाइड की कहो या किसी की भी कहो, हमने एक फोटोग्राफिक स्क्रीन ले लिया। ठीक है, चलो ये हो गई फोटोग्राफिक, या तो आप बोल सकते हो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। फोटोग्राफी, आपको मालूम है इसका फंक्शन कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस पे अटैक करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट होगा, बराबर। चलो ठीक है, अब ये हो गया सेटअप। अल्फा पार्टिकल यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आएंगे और इस पर बॉम्बार्डिंग करेंगे। अब कहाँ पे जाएंगे वो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में देखना क्या है कि जब उसने ऑब्जर्व किया, इसने रुथरफोर्ड उसके 2 साइंटिस्ट हैं, हेंस गाइगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन। तो देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है, पहले तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में था थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने बताया था कि कोई भी एटम हो वो तो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज से भरा हुआ होगा, इस तरह से होगा, बराबर। तो उसके दिमाग में ये था कि जब अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करेंगे तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है, बराबर। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो अल्फा पार्टिकल इसे पास नहीं कर सकेगा, बराबर, पास नहीं कर सकेगा, और उसका डायरेक्शन
चेंज हो जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अगर पास कर भी ले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में से अगर पास हो तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी कम होनी ही चाहिए। ठीक है, ये उसके दिमाग में था, किसके, रुथरफोर्ड में। लेकिन उसने क्या देखा, उसने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं होते और विदाउट एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो डायरेक्ट किससे, ये फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, फोटोग्राफिक स्क्रीन के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट ऑफ, बहुत सारे, बराबर 85% जितने नॉर्मली निकल जाते हैं। तो इससे तो गलत हो गया। उसने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल की पाथ डिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल। और उसने ये भी देखा कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 अल्फा पार्टिकल को अगर स्ट्राइक किया जाए तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है, मतलब जो डायरेक्शन में से आया था उसी डायरेक्शन में वापस जा रहा है। तो समझो फिर से एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते होंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, उसको लेड प्लेट में से पास करके उसकी स्ट्रेट एक रे बना दिया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस कितनी है, 100 नैनोमीटर, उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या दिखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, ऐसे ही निकल जा रहे हैं जैसे, और होना क्या चाहिए था, वो डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, इस तरह से या डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। अगर पास भी हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने देखा कि बहुत कम, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ बिगर एंगल में, और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। अब हम और डिटेल में देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो देखो कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब कंक्लूजन निकालेंगे, तो कंक्लूजन निकालने के लिए हमें एटम को बनाना पड़ेगा, बराबर। सपोज ये एटम है। अब देखो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपल्सन तो होना चाहिए, तब तो पाथ डिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि ये जो थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम, वो गलत है, वो सही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होंगे, वो बहुत छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट हुए होंगे, तब जाके बिना किसी रिपल्शन अल्फा पार्टिकल अपना पाथ और वेलोसिटी चेंज किए बिना पास हो रहा है, बराबर। तो पहला तो कंक्लूजन ये निकला कि पॉजिटिवली चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल पार्ट ऑफ एटम। इसी पार्ट को उसने न्यूक्लियस नाम दे दिया, बराबर। तो फर्स्ट एटम न्यूक्लियस वर्ड किसने बताया, रुथरफोर्ड ने। अब चलो ये तो हो गया। अब जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हो रहा था वो क्यों हो रहा था, तो देखो जब अल्फा पार्टिकल दूर से जाते हैं तो रिपल्शन नहीं लगता, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जाएंगे तो उस पर खुद पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, तो उस पर क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। उसकी वजह से उसका पाथ डेविएट होगा, वो जितना नज़दीक जाने की ट्राई करेगा उसका पाथ उतना ही ज़्यादा डेविएट होगा, बराबर। तो इस तरह से जो ये पाथ डिफ्लेक्ट हो रहा है वो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। और लास्ट में ये कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज वॉल्यूम है थोड़ा बहुत वेरी स्मॉल है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो एटम के वॉल्यूम के हिसाब से देखने जाए तो इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, वो हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये था हमारा
रुथरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन क्या किया, फर्स्ट क्या किया हमने कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, तो वही हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्या था, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बराबर, थोड़ा बहुत इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, बहुत कम। और बाद में क्या बताया कि 20,000 में से अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। बाउंस बैक होना मतलब कितना, 180 डिग्री। ये एंगल हो गया 0, तो उसके अगेंस्ट में ये एंगल हो गया 180। अब कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब क्या होगा, एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस कैसा होना चाहिए, एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बराबर, विच रिपल एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। वही तो होगा, अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो क्या होना चाहिए था, हर एक पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हर एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का पाथ डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, डिविएट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज बहुत स्मॉल पार्ट में कंसंट्रेट हुआ होगा। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी वजह से हुआ, रिपल्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल। लास्ट में देखने जाए तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हम जिसे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज वॉल्यूम, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। देखो रेडियस हमने लिखा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁵ मीटर, 15 मीटर, और रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। देखो हम वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर एटम क्यूब, और नीचे लिखेंगे 4/3 पाई आर न्यूक्लियस क्यूब। ठीक है, 4/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। आर रेडियस ऑफ एटम क्यूब, तो 10⁻10 और उसका क्यूब, और नीचे हो जाएगा 10⁻15 और उसका क्यूब। बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10⁻45, -45 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +45 मतलब क्या बचेगा, 10⁻15। इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम मोर देन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो याद रखना होगा कि बहुत कम न्यूक्लियस है, छोटा सा न्यूक्लियस है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो एटम है, बराबर, वो न्यूक्लियस है, वो एक क्रिकेट के बॉल के जितना हो, सपोज क्रिकेट के बॉल के जितने साइज़ का, तो एटम कितना होगा, तो एटम इतना होगा कि उसकी रेडियस 5 किलोमीटर जितनी होगी। तो समझो ये बहुत 5 किलोमीटर एरिया मतलब बहुत बड़ा हो गया, उसके अगेंस्ट में क्रिकेट बॉल तो कहीं भी खो सकता है। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है। तो अब हमने ऑब्जर्वेशन देख लिया, अब हमने कंक्लूजन देख लिया, अब हम आएंगे मॉडल पे, एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो डेटा उसने ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से उसने जो कंक्लूजन निकाला, बाद में उसने एटम्स के बारे में थोड़ा मॉडल बताया, और वो था, फर्स्ट पॉइंट है कि जो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass of the atom, बराबर, चार्ज और जो मास होता है एटम का, वो कहाँ पे है, मास इज डेंसली
concentrated into very small region, into small region called न्यूक्लियस। बराबर। तो बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो और उसका जो मास है एटम का 99.9% जितना मास स्मॉल अमाउंट में डेंसली कॉन्सेंट्रेट है, उसी को उसने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। ये फर्स्ट उसका पॉइंट हो गया। सेकंड, अब बारी आती है कि नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो गए थे, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया था। अब इलेक्ट्रॉन क्या, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं उसके हिसाब से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ, और उसी को उसने बोल दिया ऑर्बिट पाथ, कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते रहते हैं वेरी हाई स्पीड में, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁷ मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई स्पीड में, और वो भी सर्कुलर पाथ में। ये जो पॉइंट है वो हमें आगे काम आने वाला है जब हम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे। तो सर्कुलर पाथ, और उसी को उसने बोल दिया ऑर्बिटल्स। उसने ये जो अपना मॉडल है उसे कंपेयर किया सोलर सिस्टम से। तो कह सकते हैं कि दिस मॉडल इज रिजेंबल टू सोलर सिस्टम। ठीक है, दिस मॉडल इज रिजेंबल टू सोलर सिस्टम। तो उसके जैसा है, जिसमें सन होता है, सन के आसपास प्लेनेट, उसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन। और लास्ट पॉइंट ये था कि अब जैसे कि सोलर सिस्टम में तो प्लेनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हिसाब से वो उसके अराउंड मूव करते रहते हैं। न्यूक्लियस में ऐसा कौन सा फोर्स होगा कि जिसकी वजह से प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास अराउंड, तो वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर held together with strong electrostatic force of attraction। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी को हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलेंगे। आप फिजिक्स में वो उसके लिए वर्ड यूज़ करोगे कोलम्बिक फोर्स। तो वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है। तो ये हो गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसे हम मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है, बराबर, तो वो देखेंगे। देखो हमें अभी तक क्या देखा कि एटम स्फेरिकल होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, रोटेट करता रहता है। बराबर, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर प्रोटॉन 2 हो तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं, वो हम आगे देखेंगे।
तो अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर जिस तरह से हर एक स्टूडेंट रोल नंबर से पहचाने जाते हैं, उसी तरह हर एक एलिमेंट का एटम एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो बोलो, ठीक है, और उससे Z से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम ऐसा भी बोल सकते हैं Z इज इक्वल टू, क्योंकि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो हमने पढ़ा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन तब हमें लिखना पड़ेगा कि जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोटॉन जितने नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तभी जाके वो न्यूट्रल होता है, और डेफिनेशन तभी निकलेगी। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को हम A से डिनोट करेंगे। ये होता है Z और मास नंबर होता है। मास नंबर है क्या? सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is called मास नंबर। तो मास नंबर क्या हो गया? A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हमने Z बोला, इसका मतलब A इज इक्वल टू Z प्लस N होता है। तो ये फॉर्मूला से हम, अगर मास नंबर खबर हो, जानते हो, तो आप Z ढूंढ सकते हो या तो N ढूंढ सकते हो, कुछ भी ढूंढ सकते हो। अब हर एक एटम को सिंबॉलिक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो भी हम देख लेते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। सपोज X हमारा एलिमेंट है, तो उसका जो मास नंबर होता है वो ऑलवेज सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं यहाँ पे, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे हम मास नंबर उसका A। समझ में? A क्या है? मास नंबर, या तो एटॉमिक मास बोल सकते हो, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर होता है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ठीक है, इतना कॉपी कर लो।